तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है मिलकर काम करना। जैसे पार्टनरशिप होती है वो लंबे समय के लिए रहती है, जॉइंट वेंचर कोई पर्टिकुलर काम मिलकर करते हैं और वो काम पूरा हो जाता है तो खत्म कर ले, उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जॉइंट वेंचर के बारे में है। तो जॉइंट वेंचर होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज मिलकर काम करती हैं कुछ सर्टेन पर्पस के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टारबक्स, टाटा एयरलाइंस आर फ्यू पॉपुलर एग्जाम्पल of joint venture. Entities enter into such arrangement considering sharing of risk and expense, collaboration of know-how and skill set, while also impacted by different work culture and management style. Depending on contractual arrangement, the accounting and reporting for joint venture is done. अब स्टारबक्स है ना, कॉफी वगैरह महंगी होती है। कॉफी के अंदर ऐसा क्या डालते होंगे कि रेट 4-5 गुना हो जाते हैं? पता है आपको? किसी भी चीज के रेट 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना होते हैं। तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी किसी सिचुएशन में अच्छी होती है लेकिन रेट उसके 10 से 50, 100 गुना ज्यादा होता है। उसका रीजन होता है स्टेटस सिंबल। एक ब्रांड क्रिएट किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग अपने आप को एक ज्यादा अच्छा बेहतर कैसे महसूस करें। मान लिया मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूं, अब मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर बैठना चाहता हूं जहां पर अच्छे लेवल के लोग हों, हल्के ना हो, क्योंकि मुझे बेइज्जती महसूस कहते हैं ना, पैसा आता है तो दिमाग खराब हो जाता है या नहीं। तो उन्हें क्या लगता है, कम पैसे वाले लोग हैं ना, कीड़े मकोड़ों की तरह लगते, जानवरों की तरह दिखाई देते। लेकिन अपने जानवर जो पालतू जानवर है उससे तो बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसे इंसान जिनके पास पैसा कम है वो कहते हैं यार ये मेरे पास में क्यों बैठा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा नेचर ऐसा नहीं है। तो मैंने एक वैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लिया अंबानी है, मुकेश अंबानी है, सब जानते हैं, उसकी वाइफ है ना? क्या नाम है? काफी पैसे वाले लोग। अब उसका मन कर रहा है कॉफी पीने का। अब ऐसी जगह जाए कॉफी पीने के लिए जहां पर 10-15 हजार रुपए की सैलरी वाला बंदा भी आ रहा है। अब पता चला वो कॉफी पी रहे हैं और उनके कंपनी का एम्प्लॉई, छोटे मोटा बहुत एम्प्लॉय भी पी रहा है। तो कह रहे हैं यार ऐसी टुच्ची जगह, बर्बाद जगह आ गए, बेइज्जती हो रही है यहाँ। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करा गया, ऐसा ब्रांड बनाया गया कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसे वाले ही आ पाए। वो कैसे पॉसिबल है? रेट बहुत बढ़ा दो चीज के। अगर आप एक सही जगह कॉफी पीने जा रहे हैं, 50-100 रुपए की आ रही है और वहां पर कॉफी 500 रुपए की आ रही है, तो 50-100 रुपए वाला 500 रुपए में वही जाएगा जो बेवकूफ होगा। आजकल तो वैसे बहुत सारे बेवकूफ हैं, आप जैसे हम जैसे, जो दिखावे के चक्कर में जाते हैं। क्यों? कहते जी हम फोटो खींचेंगे और डालेंगे इंस्टाग्राम पे। क्या डालेंगे? स्टारबक्स से कॉफी पी रहे। देखो हमेशा ध्यान रखना, आपकी अपनी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, इंसान की भी तो एक वैल्यू होती है। मैं हूं, मेरी एक अपनी वैल्यू है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो मुझे जानते हैं या नहीं। अब मैं, जो यूथ है ना, 15 से 20-25 साल, उनको एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इंस्टाग्राम पे महंगी महंगी चीजें ऐसे डालकर उनका एक लेवल अप होगा। जो लेवल इंसान का है ना, उसकी बहुत सारी चीजों से तय होता है। आपके पास कहां पर घर है, कैसा घर है,
आपके पास कार कौन सी है, घर में कितनी कार है ना, आप मोबाइल कौन सा है, आप घड़ी कौन सी पहनते हैं, इन सब के बाद ये छोटी चीजें आती। अब क्या है, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है, अब मैं टॉपिक से आ रहा हूं वापस, एक नॉर्मल बच्चा है, घर बहुत बड़ा नहीं है, गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, मोबाइल एप्पल का नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चीज है, वो अटक गया, अरे नहीं स्टारबक्स हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो इंस्टाग्राम पे डालकर उसे ये गलत फहमी है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी और सब कहेंगे ये तो अमीर है। एक समझदार इंसान कहेगा ये बेवकूफ है। क्यों है बेवकूफ? मैं बताता हूं मैं क्यों बेवकूफ हूं। अगर मुझे एक कार खरीदनी है और मेरी औकात है 10 लाख रुपए तक की कार खरीदने की लोन लेकर, अब 10 लाख रुपए से थोड़ा और बजट बढ़ाकर मैं 12-15 लाख पे मान लिया पहुंच रहा हूं। इस 12-15 लाख में मुझे एक 50 लाख वाली मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का सेकेंड हैंड मॉडल भी मिल रहा। अब मैंने दिखावे के लिए 10-12-15 लाख की नई कार नहीं खरीदी, कोई मारुति की, हुंडई की, टाटा की, महिंद्रा की, मैंने खरीदी बीएमडब्ल्यू, ऑडी या मर्सिडीज का सेकेंड हैंड। क्यों? तो भैया मैं बहुत अमीर लगूंगा। लेकिन उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या यह है कि मेरी औकात उसकी नहीं है, और ये मैंने किसके लिए करा है? दिखाने के लिए। दो बातें होती हैं, अगर मेरा शौक है और मेरा मन है तब कोई बात नहीं, क्योंकि शौक बड़ी चीज। लेकिन अगर मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। क्योंकि शौक बड़ी चीज है ना, तो मैं स्टारबक्स में जाके अगर कॉफी पी रहा हूं तो मैं फोटो थोड़ी ना डालूंगा। फोटो तो मैं इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं दिखाने के लिए पी रहा हूं। समझे मेरी बात? तो फोटो मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं दूसरों को चिढ़ा रहा हूं, अपने जैसे लोगों की तुम्हारी औकात नहीं है, देखो मेरी औकात है। अब मैंने मर्सिडीज खरीद ली सेकेंड हैंड, औकात है नहीं। अब मैं 10-12 लाख की हुंडई, मारुति खरीदता और उसकी सर्विस कराने जाता तो उस सर्विस का बिल मेरा 5 से 10 हजार रुपए आता। अब जो मैंने ये सफेद हाथी खरीद लिया, अब जब इसकी सर्विस का बिल आया तो उन्होंने कहा ओनली 40,000 सर। 40 हजार बावले हो गए, बस 40 हजार है, और नेक्स्ट सर्विस में आपका केवल बिल 60 हजार आएगा। दिखावा बड़ा महंगा पड़ रहा है या नहीं? तो अपनी औकात से ऊपर जाना दिखावे के लिए बहुत ही बेहतर। हाँ, लेकिन अगर मेरा मन है, शौक है, तो मैं जी जी किसके लिए रहा हूँ? अपने शौक के लिए जी रहा हूँ, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी एक लिमिट से ज्यादा औकात से ना जाए बाहर, कि 10-12 लाख की औकात है, 10-12 लाख की पुरानी खरीद रहे हैं तो शौक पूरा कर रहे हैं, ठीक है। औकात 10-12 लाख की है, नई गाड़ी खरीदेंगे, शौक है नई गाड़ी खरीदेंगे 40 लाख की, औकात 10 लाख की है, वो शौक सही नहीं है। क्योंकि शौक इंसान को अपनी कमाई के हिसाब से देखने चाहिए। अगर ज्यादा बड़े शौक हैं तो पहले कमाई बढ़ाओ, के बाद में शौक पूरे। हाँ, क्योंकि मन तो मेरा कर रहा है, मैं तो मेरा मन कर रहा है कि वर्ल्ड कप फाइनल है मुंबई में या अहमदाबाद में कहीं है, गुजरात में, तो मेरा शौक मन कर रहा है मैं अपने प्राइवेट चार्टर्ड जो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से जाऊं और वहां पर जाऊं और पता चला अंबानी के बराबर वाली सीट पे बैठूं। तो शौक पूरा करने के लिए घर बेचना पड़ेगा ना, ये ऐसे शौक थोड़ी ना होने चाहिए। या तो पैसा पूरा कमाओ फिर करो ना, काम तो बड़े करने का मन करेगा। तो फर्क है समझदारी और बेवकूफी। तो क्या करा जाता है, लोगों के लिए हाइप क्रिएट करा जाता है, एक ऐसी डिमांड, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी क्वालिटी में उतना दम नहीं होता जितनी महंगी होती है, ताकि बड़े महंगे लोग उसमें आ पाए। दुनिया में बहुत सारी ऐसे हैं, लेडीज पर्स, लेडीज पर्स है,
पता चला वो पर्स 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का उसमें क्या है, केवल एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड। पेन आता है, पता चला 5 लाख रुपए, उसमें भी रिफिल डल रहा है बॉल पेन, और वो भी शुरू शुरू में चलाते हैं तो थोड़ा सा खाली चलता है। एक बार है ना, मैं एजुकेशन फेयर में, बुक फेयर में गया, एक पेन देखा, वो 25 50 30 हजार का पेन का दिखा, भाई चलाकर देखूं कैसे चल रहा है। मैंने चलाया तो शुरू में बॉल पेन क्या होता है, शुरू में हल्का सा खाली चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि बॉल पेन में आगे है ना, टिप के बराबर में बहुत छोटी बारीक सी बॉल होती है और अंदर इंक होती है। जब उस पेन को चलाते हैं ना तो बॉल घूमती है, अंदर की इंक बाहर आती है, बाहर आ जाती है, फिर अंदर जाती है, फिर बॉल पर इंक लगती है, ऐसे चलती है। लेकिन जो बाहर लिखने के बाद जो बाहर हिस्सा है बॉल का, वो सूखा हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो जब भी हम 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद पेन को चलाएंगे, थोड़ा सा शुरू में खाली चलेगा। आपने कभी महसूस करा हो, कहीं साइन करने होते हैं तो दिक्कत होती है, साइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुरू में खाली चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले कहीं चला लेते हैं पेन, फिर उसको साइन कर। तो मैंने कहा दिखा भाई, 25,000 50 दिखा। मैंने कहा तो खाली चला। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? ये तो बॉल पेन है। मैंने कहा भाई 25,000 50,000 किस बात की, या तो बॉल पेन ऐसा निकालो तुमने जिसमें नहीं चलते, या सर आप रोलर पेन लीजिए। रोलर पेन भी 100-150 से शुरू हो जाता है, लेकिन वो 50,000 का क्यों है? वो कुछ नहीं कर रहे हो, केवल दुनिया की सबसे महंगी महंगी जगह ऐड कर। प्रोडक्ट उनका 200-500 का ही है, बहुत अच्छा मेटेरियल लगा दिया 1,000 रुपए, डायमंड लगा दिया अलग बात है, गोल्ड लगा दिया अलग बात है, प्लेटिनम लगा दिया अलग बात है, नहीं तो उनकी 500 1000 2000 से ज्यादा की कॉस्टिंग है ही नहीं। कॉस्ट मटेरियल की नहीं है, कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट। पूरी दुनिया की महंगी महंगी जगह वो ऐड कर रहे हैं। एक ब्रांड क्रिएट किया, फेक ब्रांड क्रिएट किया महंगे लोगों के लिए, ताकि मैं पेन रखूं। अब तुमने 200 रुपए का पेन रखा हुआ है, मेरे पास भी 200 रुपए का है। मैंने कहा मेरी तो इज्जत खराब हो रही है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास पेन होना चाहिए 20 लाख रुपए 25 लाख का। तो एक ऐसे ब्रांड का पेन जो पता है सबको 25 लाख का है, तो मैं अपना दिखाऊंगा भाई मैं अभी। वैसे ही होता है, घड़ी पहनते हैं रोलेक्स की, 10 15 20 50 लाख की घड़ी। तो ये सब चीजें बनाई गई। तो जॉइंट वेंचर कैसे किया? स्टारबक्स और टाटा मिल गए, टाटा वालों का ही तो है। अब टाटा क्या कॉफी बनाकर बेचता है? हाँ, कॉफी उसका है, कॉफी बिजनेस में है, चाय कॉफी बिजनेस में है, लेकिन रिटेल में नहीं है। तो स्टारबक्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग 20 स्टैंडर्ड 27 came into effect in respect of accounting periods on or after 1/4/2002। ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताता है अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर एंड रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्म अंडर विच द जॉइंट वेंचर एक्टिविटी टुक प्लेस। अब मेरा कितना शेयर है तो कोई लेना देना नहीं, कितनी इक्विटी वगैरह उसकी बात नहीं है, मेन बात है कि हम काम कर रहे हैं मिलकर। तो मेनली ये स्टैंडर्ड 3 टाइप के जॉइंट वेंचर के बारे में बात करते हैं। जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल असेट, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज। द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर in consolidated financial statement according to proportionate consolidation method as contained in accounting standard 27। याद करिए, हम जब एसोसिएट से रिलेटेड अकाउंटिंग बात कर रहे थे तो वहां पर हमने एक इक्विटी मेथड पढ़ा, यहां पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, यहाँ इक्विटी मेथड नहीं। अप्लाई ओनली व्हेन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय वेंचरर। जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उसे वेंचरर बोलते हैं या को वेंचरर। तो वेंचरर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाएंगे। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट
distinguishes interest which involve joint control from investment in associate in which the investor has significant influence. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में बताता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चलेगा कि वो एसोसिएट है या नहीं। आपका 20% से ज्यादा या आपका उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो हम उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के हिसाब से एसोसिएट की अकाउंटिंग करते हैं। एन इन्वेस्टर इन जॉइंट वेंचर which does not have joint control should report its interest in a joint venture in consolidated financial statement in accordance with accounting standard 13, 21, 23। ठीक है। तो जहां पर ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है वहां हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे काम करना है, क्या एप्लीकेबल है, उस हिसाब से कर देंगे। स्कोप क्या है? ये स्टैंडर्ड ज्वाइंट वेंचर के केस में जब हम रिपोर्ट करेंगे ज्वाइंट वेंचर की एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ वेंचरर में, तो हमारा जहां पर ज्वाइंट वेंचर एक्टिविटी होती है तो हम इसे अप्लाई करेंगे। प्रोविजन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी रिफर्ड टू फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, जैसे AS 23 में भी लिखा था, केवल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही लगेगा। ज्वाइंट वेंचर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर मिलकर काम किया जाता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा पार्टी होंगी। ये पार्टी कोई भी हो सकती है, दो कंपनी, एक इंडिविजुअल एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप एक कंपनी, कोई भी मिलकर काम कर सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होना चाहिए। मिलकर काम हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जो वेंचरर है उनका ज्वाइंट कंट्रोल है। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन आपस में मिलकर करते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, रिलेशनशिप वहीं से ही आई है। रिटर्न एग्रीमेंट है, साइन एग्रीमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक है। वेंचरर किसे कहते हैं? पार्टी को। इन्वेस्टर किसे कहते हैं? इन ए जॉइंट वेंचर इज ए पार्टी टू ए जॉइंट वेंचर एंड डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर द जॉइंट वेंचर। तो वेंचरर कौन है? जिसका जॉइंट कंट्रोल है जॉइंट वेंचर में, पार्टी है और जॉइंट वेंचर में जॉइंट कंट्रोल है। इन्वेस्टर कौन है? जॉइंट वेंचर में पार्टी है लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो कौन है? इन्वेस्टर। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन एक मेथड है अकाउंटिंग का और रिपोर्टिंग का, जहां पर वेंचर का हर एक असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस में जो हिस्सा है उसे रिपोर्ट किया जाता है अलग से। तो हमने अभी अभी देखा कि जॉइंट वेंचर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होना जरूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, the joint venture covered under this statement is governed on the basis of contractual arrangement. Non-existence of contractual agreement will disqualify an organization to be covered in AS-26, क्योंकि एग्रीमेंट होना जरूरी है ना। जॉइंट वेंचर विद कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट will be excluded from AS-27 only if investment qualify as a subsidiary under AS-21। अगर दो मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन एक के पास 60% शेयर है दूसरे के, तो वो AS-21 में कवर हो जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ रिटर्न। ठीक है, पार्टी आपस में
बायलॉज वगैरह सब बनाए, रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडियली शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स: कितने समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए जॉइंट वेंचर हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह कौन होंगे, कौन कौन काम करेगा, किसके कितने राइट होंगे, कितने कितने पैसे लगाए जाएंगे, कितना शेयरिंग होगा प्रॉफिट वगैरह का, खर्चों का, ये सारी बातचीत आपस में तय होगी। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का कि प्रॉफिट वगैरह को कैसे बांटे और किसी भी एक को वेंचरर का यूनिलेटरल कंट्रोल ना हो, एक ही ओनर ना हो उसका, ठीक है ना। डिसीजन कैसे लिए जाए? इफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज साइंड बाय ए पार्टी टू सेफगार्ड इज राइट, सच अरेंजमेंट विल नॉट मेक द पार्टी ए वेंचर। केवल साइन करना केवल अपने सेफगार्ड के लिए नहीं, एक्चुअल में पार्टिसिपेट करे, काम करे, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में आइडेंटिफाई वन वेंचरर एज ऑपरेटर और मैनेजर। ऑपरेटर डज नॉट कंट्रोल द जॉइंट वेंचर, लेकिन काम करता है वो सारे के साथ ना। आईडीबीआई ने एक लोन दिया एलएनटी और टेंटिया कंस्ट्रक्शन को। दे साइन एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच आईडीबीआई विल बी इन्फॉर्म फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्योंकि आईडीबीआई ने लोन दिया, उन्होंने कहा भैया सारी बातचीत मुझे बताओ। ये इसीलिए क्योंकि आईडीबीआई अपने पैसे को सिक्योर करना चाहता, लेकिन केवल साइन करके आईडीबीआई बीच में आ रहा है तो आईडीबीआई को वेंचरर थोड़ी ना है, वेंचरर थोड़ी ना है वो तो इन्वेस्टर है, उसने पैसा दिया, लोन दिया, तो इन्वेस्टर है वो वेंचरर नहीं है, तो आईडीबीआई वेंचर का पार्ट नहीं। एक्स ने 200 करोड़ रुपए लगाए हैं ना with Y Limited and Z Limited in GFH Limited. The purpose of X Limited making this investment is to grow business of GFH along with other investor. All investors have right to attend the meeting and to take decisions. All investors are actively involved. Na? GFH is a example of joint venture of XYZ. तीनों ने पैसा लगाया, तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। Similarly, just because contractual agreement has assigned the role of manager to any one of the venturer will not disqualify him as a venturer. मान लिया अब तीनों में ये बोला गया कि एक्स लिमिटेड देखेगी ज्यादातर काम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स लिमिटेड मैनेजर है तो वही है, या एक्स लिमिटेड देख रहा है तो वाईजेड नहीं है, सभी है वेंचर, कोई कर रहा है नहीं कर रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर ए मेसर्स बी एंड कंपनी एंड सी लिमिटेड, एक इंडिविजुअल है, एक मेसर्स बी एंड कंपनी, पता नहीं एओपी बीओआई है क्या है, और एक कंपनी है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया जहां पर एग्रीमेंट के हिसाब से सारी पॉलिसी सब मिलकर करेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूशन मिस्टर ए करेंगे। तो मिस्टर ए वेंचरर भी है, मैनेजर ना। तो फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर हमने कहा था तीन तरीके के जॉइंट वेंचर हैं: जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंट कंट्रोल असेट्स एंड जॉइंट कंट्रोल एंटिटी। So any structure which satisfy the following characteristics can be classified as joint venture. दो या दो से ज्यादा वेंचर मिलकर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, और उससे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से ज्वाइंट कंट्रोल भी बन रहा है ना। अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले क्या है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, ये क्या है? अंडर दिस सेटअप वेंचर डू नॉट क्रिएट ए सेपरेट एंटिटी,
for their joint venture business, but they use their own resources for the purpose. They raise any funds required for joint venture on their own. They incur any expense and sale are realized individually. They use same set of assets and employee for joint venture business and their own business. The joint venture agreement usually provide means by which the revenue from the jointly controlled operation and any expense incurred in common are shared among the venturers. Since there is no separate legal entity and venturer don't recognize the transaction separately, they do not maintain a separate set of books for joint venture. All the transactions are recorded in their books only. ये क्या मतलब हुआ? मान लिया ए और बी दो अलग अलग दुकानदार हैं और इनका किराने का काम है ना, किराने की दुकान तो समझते हो, किराने का दोनों का काम है। दोनों ने मिलकर बातचीत करी कि यार हमें ना बैंक्वेट वालों से बात करते हैं, वहाँ शादियां वगैरह होती हैं, वहां पर उनके अपने कैटरर्स होते हैं, उनको हम माल सप्लाई कर दिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो सामान है मेरे पास भी 100% नहीं है, तुम्हारे पास भी 100% नहीं है, अलग अलग तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मिलकर हम कर लेंगे, हाँ ठीक है। ए की अपनी दुकान अलग है, अपना वेयर हाउस स्टोर अलग है, बी का अपना अलग है। इन्होंने अलग अलग बैंक्वेट से बात करी, यहाँ से ऑर्डर आया, पता चला लिस्ट आ गई, दोनों ने आपस में शेयर कर ली, जो माल इस पे था इसने बेच दिया, जो इस पे था, इसका माल पूरा हो गया, पैसे आ गए, जो पैसा इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अलग से कोई स्टाफ नहीं रखा, अलग से कोई एंटिटी नहीं बनाई, बस मिलकर जॉइंट अरेंजमेंट करके काम कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है। इसमें अकाउंटिंग भी अलग से नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं हो रहा, बस लिख रहे हैं कि हाँ भाई ये हमने यहाँ करा, ये आया। तो ये जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, दोनों मिलकर ही कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस। की फीचर क्या है इसके? ईच वेंचरर हैज हिज ओन सेपरेट बिजनेस, उनका अपना बिजनेस है। हो सकता है ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें सेम बिजनेस है, इसमें बिजनेस अलग भी ना, वेंचरर अलग काम करने के लिए कर रहे हो सकता है सेम बिजनेस से रिलेटेड वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग से कोई एंटिटी नहीं बनाई, हर एक वेंचरर अपना असेट खुद मेंटेन कर रहा है, अलग हिसाब है। हर एक वेंचरर अपनी अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है, कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। ए जो खर्चा कर रहा है ये खुद कर रहा है, बी जो कर रहा है वो बी लिख रहा है। असल में आपके फाउंडेशन में ना जॉइंट वेंचर का चैप्टर नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमारे तो 12th में भी जॉइंट वेंचर का चैप्टर था और फाउंडेशन में भी जॉइंट वेंचर, धीरे धीरे वो हटा दिया। देयर इज ए कॉमन एग्रीमेंट, वेंचरर अपनी एसेट और लाइबिलिटी यूज कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, अपने पैसों से रिवेन्यू जो आ रही है वो शेयर कर रहे हैं। Since the jointly controlled operation is not purchasing asset or raising finance, ना तो वो अलग से लोन ले रहे हैं ना कोई एसेट परचेज कर रहे हैं अपने अलग से जॉइंट वेंचर के लिए ना, अपनी अपनी एसेट लाइबिलिटी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। As such, they are accounting for financial statement of the venture to which they belong. The only accounting issue that arises is that the output of the project is to be shared among the venturer, and therefore there must be some mechanism for specifying the allocation of proceed and sharing of expenses. कुछ तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? In respect of its interest in jointly controlled operation, a venturer should recognize in its separate financial statement and consequently in its consolidated financial statement the asset that is
controls and liability that it incurs, the expenses that it incurs, and share of the income. Separate accounting records may not be required for the joint venture itself, and financial statement may not be prepared for joint venture. However, the venturer may prepare account for internal management reporting purpose so that they may assess the performance of joint venture में प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चले? उसके लिए कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना. मिस्टर ए डीलर है टाइल्स और मार्बल्स में, मिस्टर बी डीलर है बिल्डिंग मटेरियल और मिस्टर सी प्रमोटर है. इन्होंने जॉइंट वेंचर में आ गए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे. मिस्टर ए सप्लाई करेंगे टाइल्स और मार्बल्स, मिस्टर बी अपना बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करेंगे और सी जो है विल टुक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रमोटर है वो आगे भेज देगा. एज पर द एग्रीमेंट उन्होंने एक रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की बातचीत सोच ली. नन ऑफ देम आर यूजिंग सेपरेट स्टाफ और अदर रिसोर्सेज फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस. ना ही अलग से कोई अकाउंट बना रहे, सब अपने अपने बिजनेस में लिख रहे हैं. वेंचरर अलग से बुक्स मेंटेन नहीं करते, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते ना. और अगर वेंचर के लिए कुछ भी सेपरेटली रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है. Once all transaction recorded in venture financial statement, they don't need to be adjusted for consolidated financial adjustment. एक इलस्ट्रेशन से इसे समझते. ABC ने एक जॉइंट वेंचर किया है कि परचेज करेंगे लैंड, कंस्ट्रक्शन करेंगे और फ्लैट बनाकर बेचेंगे. मिस्टर ए ने 60 लाख रुपए का एक जमीन खरीदी है, उसने खुद ही लोन ले लिया 50 लाख रुपए का 8% के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन फीस दिया. मिस्टर बी ने 4.5 लाख रुपए का सप्लाई किया अपनी तरफ से माल और 5 लाख रुपए का माल खरीद कर दिया. मिस्टर सी ने एडवर्टाइजमेंट, लेबर और अदर एक्सपेंसिव 9 लाख के किए. 30 जून को इन्होंने कहा कि वेंचरर एक एक फ्लैट 10-10 लाख रुपए के हिसाब से ले लेंगे और बाकी बेचेंगे. मिस्टर ए ने 40 लाख का फ्लैट बेच दिए हैं, जितने भी बेचे हैं. मान लेते हैं 4 बेच दिए. मिस्टर बी ने 2 फ्लैट बेच दिया और मिस्टर सी ने 1 फ्लैट. लोन की रिपेमेंट हो गई और सब कुछ बराबर बराबर बांट लिया. You are required to prepare consolidated P&L and joint venture account in the books of each co-venture. देखो जो कंसोलिडेटेड P&L है उसमें सबके खर्चे और सबकी सेल लिखी जाए. ए के खर्चे ए की सेल, बी के खर्चे बी की सेल, सी की खर्चे सी की सेल, बी के ए ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट सब लिखा जाए. तो कितने खर्चे हुए हैं सारे बताओ. इसमें क्या होता है याद रखिए, कैपिटल नेचर खर्चे भी हम P&L में लिखते हैं क्योंकि वो कैपिटल नेचर नहीं है, वो हमारी स्टॉक के लिए ही यूज हो रहा है. तो जितने भी खर्चे हुए हैं सबको कहां लिख देते हैं P&L के डेबिट में. परचेस ऑफ लैंड भी क्योंकि वो रॉ मटेरियल की तरह हमारे फिनिश गुड्स में यूज हो रहा है. 8% का इंटरेस्ट भी 1 जनवरी को लोन लिया, 30 जून को सब खत्म हो गया तो 6 महीने का ब्याज लगा दो. कितना हो गया? 2 लाख का ब्याज भी आ गया, लोन भी आ गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ गए, मटेरियल आ गया. मटेरियल 9 लाख का है कितने का? 950, 4.5 और 5 लाख. सी का खर्चा भी आ गया,
जो इन्होंने सेल करे वो भी आ गया, जो इन्होंने ले लिया वो भी आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया। ठीक है, ये जब हम सिखाते थे पुराने टाइम में, मैं जब पढ़ाता था जॉइंट वेंचर फाउंडेशन में या 12th में, 11 12, तो उसमें हमारे पास अलग अलग मेथड होते थे। व्हेन सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, एंड व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन। उसमें हम ऐसा सीखते थे, सेपरेट बुक्स और नो सेपरेट। इसमें दो मेथड, ईच को वेंचरर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन। सारे को वेंचरर सारी ट्रांजैक्शन लिखते थे, या कोई एक सारी लिखता था। मतलब मान लिया ए बी सी है, तो ए अपनी ट्रांजैक्शन भी लिख रहा है और बी सी की ट्रांजैक्शन भी लिख रहा है। और यहाँ क्या था, एक ईच को वेंचरर रिकॉर्ड्स इट्स ओन ट्रांजैक्शंस ओनली। ए अपनी ट्रांजैक्शन लिख रहा है, बी अपनी और सी अपनी, बस। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा इस सिचुएशन में? तो हम एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे, ये जैसे ये, और उसमें सब मिलकर बैठकर सब खर्चे बोलते थे, हाँ भाई तेरे खर्चे, तेरे खर्चे, तेरे खर्चे, हाँ भाई मेरी सेल, तेरी सेल, वो सारे। तो ये वो है, सबके मिलाकर। अब मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? वो अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा या सबकी ट्रांजैक्शन लिखेगा? अगर वो केवल अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा तो ये वाला मेथड हो जाएगा, सबकी लिखेगा तो ये हो जाएगा। तो उसने क्या लिया, उसने असेट खरीदी ना, लोन लिया उसने, कितने का? 50 लाख का लोन लिया, और 10 लाख अपनी जेब से खर्च करे। तो एंट्री क्या बनाई उसने? उसने एंट्री बनाई, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 50 लाख, और ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, या ये भी कह सकते हैं ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू लोन टू बैंक। ज्वाइंट वेंचर में 60 लाख रुपए का अपनी तरफ से खर्चा किया, तो वो लिख दिया। 60,000 का और खर्चा किया, रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी लिख दिया। इंटरेस्ट का पैसा दिया, वो भी लिख दिया, है ना। इसने क्या करा, फ्लैट बेचे, कितने के? 40 लाख के, वो लिख दिए। इसे फ्लैट 10 लाख का मिला, है ना, वो लिख दिया इसने सेल की तरह, या नहीं। अब प्रॉफिट हुआ इसे कितने का? 6,30,000। ये पता है, ये जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट है, इसका अपना पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल के डेबिट में प्रॉफिट लिखते हैं ना, जो बैलेंस आता है, तो प्रॉफिट 6,30,000 का है, वो लिख दिया इसने। तो अब इसे पता चल गया कि मेरे को 18,90,000 रुपए चाहिए। अब कहां से आएंगे 18,90,000? इसने ज्यादा खर्च कर दिए, कहां से आएंगे? बी और सी से। अब बी अकाउंट बनाएगा, वो अपने खर्चे और अपनी इनकम लिखेगा। तो बी ने अपने 4.5 और 5 लाख के खर्चे लिखे, अपना प्रॉफिट लिखा, अपनी सेल लिखी, और उसे फ्लैट मिला लिखा। तो पता चला कि 14,20,000 रुपए इसने देने हैं। तो ये किसे देगा? ए को। तो 14,20,000 ए को यहां से मिले, और 470 सी से, सी अकाउंट बनाएगा, वहां से 470 का बैलेंस। तो ये कौन सा मेथड है? हर को वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, उसमें अपनी इनकम अपने खर्चे लिखेगा,
वैसे ही इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम क्या होता था? हम इसका अकाउंट का नाम लिखते थे, ये डुअल, ये पता क्या है, ये डबल रोल है इस अकाउंट का। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसका नाम हम रखते थे जॉइंट वेंचर विद बी एंड सी इन द बुक्स ऑफ ए। क्यों? जॉइंट वेंचर को पी एंड एल की तरह मानो, सेल परचेज खर्चा इनकम सब लिखो, साथ ही साथ ए बी को पैसा देगा या बी से पैसा लेगा, सी को पैसा देगा, सी से पैसा लेगा, तो भी इसी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेगा। बी से पैसा मिल रहा है तो क्या एंट्री बना रहा है? बैंक डेबिट टू बी, और बी यही इसी अकाउंट में लिख रहा है। तो असल में ये जॉइंट वेंचर अकाउंट भी है और पर्सनल भी है, ये पी एंड एल भी है, नॉमिनल भी है, पर्सनल, दोनों मिक्स है ये अकाउंट। तो इसका नाम हम पहले ये लिखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन भी यहां लिखो, खर्चा भी लिखो, इनकम भी लिखो, प्रॉफिट भी लिखो, और दूसरे कोवेंचरर को जो पैसा दे रहे हो ले रहे हो वो भी लिखो एक ही अकाउंट में। और ए अपनी सारी ट्रांजैक्शन अपने में लिखेगा, बी अपने में और सी अपने में, और तीनों मिलाकर एक लिखेंगे यहां पर, तभी हमें प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो ये बात समझ में आती है? ये था हमारा जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स की बात करते हैं। दूसरा मेथड हमारा है जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स। Separate legal entities not created in this form of joint venture, but venturer owns the asset jointly. They are used by them for the purpose of generating economic benefit to each of them. They take up any expenditure and liability related to joint asset as per the contract. तो इसमें क्या है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाई है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है उन्होंने मिलकर के कोई असेट खरीद, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में कि उन्होंने एक लैंड खरीदी, लेकिन वो ए नहीं खरीद ली थी, अब मिलकर खरीद रहे ना, तो ये फर्क आ रहा है। दो कॉमन कंट्रोल है ना, और ये असेट का इस्तेमाल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। सेपरेट एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं वो, जॉइंटली एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, है ना। In their financial statement, venture shows their share of asset and total income earned by along with the total expense. अब मान लिया उन्होंने एसेट खरीदी, तो जितना हिस्सा एसेट का है वो अपनी अपनी बैलेंस शीट में भी दिखा रहे हैं वो, ना। Asset, liability, income, expenses are already recognized in the separate financial statement of venturer, and consequently in its consolidated financial statement no adjustment or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial. Financial statement may not be prepared for the joint venture, although the venturer may prepare account for integral management reporting purpose, ताकि वो परफॉर्मेंस का पता लगा। एग्जाम्पल के तौर पर एबीसी लिमिटेड, बीपी और एचपी लिमिटेड having the same point of oil refinery and same place of customer agreed to spread pipeline from their unit to customer place jointly. तो इनके पास ऑयल रिफाइनरी है और ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। They agreed to share the expenditure on pipeline construction and maintenance in the ratio 3:3:4, or and the time allotted to use the pipeline was 4:3:3. For the joint venture, each venturer will record his share of joint asset as classified according to the nature of asset rather than as investment. मतलब अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से डाली जाए, ना कि इन्वेस्टमेंट के। और जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो इनके जो है ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन के हिसाब से डाला जाए। फॉलोइंग आर द
यू डिफरेंस बिटवीन जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन एंड जॉइंट कंट्रोल असेट, दोनों में क्या फर्क है, फर्स्ट और सेकंड मेथड में क्या फर्क है। जो पहले था वो वेंचरर अपनी अपनी एसेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि यहां पर इन्होंने अपनी अलग से एक जॉइंट वेंचर के लिए अलग से एसेट खरीदी। जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन में वो एग्रीमेंट is an agreement to join carry on the operation to earn income, whereas joint control asset में वो asset को maintain भी कर रहे हैं ना। joint control operation में सारे खर्चे और इनकम करते थे वो रेशो में, जबकि यहाँ पर ये क्या रखे हैं, केवल जॉइंट असेट्स से रिलेटेड खर्चे वो एग्रीड रेशो में यहाँ पर बांटते हैं। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो ए बी सी ने डिसाइड किया कि पाइपलाइन बिछाएंगे गैस के लिए एक प्लेस से अनदर, और खर्चा जो होगा वो बता रखा है, बिल्डिंग, पाइपलाइन, कंप्यूटर्स, अदर व्हीकल्स वेरियस, ये सब इन्होंने खरीदने की, है ना। They are also decided to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance of pipeline। 3 लाख रुपए हर साल मेंटेनेंस भी। तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है और पीएनएल, और हर एक की अलग अलग बैलेंस शीट भी बतानी। तो इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना आया, 12 लाख प्लस 60 लाख, कितना हो गया, 72 लाख, प्लस 3 लाख प्लस 9 लाख, कितना। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाया इन्होंने, है ना। तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है ना, कितने की है, 12 लाख रुपए की, है ना। 12 लाख रुपए पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 5%, कितना हो गया, 60,000। अब 3 लोग हैं, तीनों के हिस्से में कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 3, 20 हजार का डेप्रिसिएशन और 4 लाख की एसेट। तो हर एक के हिस्से में क्या आ रहा है, 4 लाख रुपए की एसेट और 20,000 का डेप्रिसिएशन, 380, है ना। तो हमारी 380 380 380 तीनों की मिलाकर क्या हो गई, 1140। और डेप्रिसिएशन मिलाकर, तीनों का मिलाकर डेप्रिसिएशन हमारा इकट्ठा कितना हो गया, 60,000, और अलग अलग कितना हो गया, 20,000। ठीक है। अब अगली एसेट क्या है, पाइपलाइन, 60 लाख, सबके हिस्से में 20 लाख आएगा, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15%, 3 लाख, तो सबके हिस्से में 17 लाख की एसेट आ गई, और सबके हिस्से में अलग अलग डेप्रिसिएशन 3 लाख का आ गया। ये हम सेपरेट सेपरेट के लिए कर रहे हैं, ये मैं सेपरेट के लिए बता रहा हूं, अलग अलग अपनी अपनी बुक्स में वो कैसे दिखाएंगे, और ये कंसोलिडेट बता रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर, 3 लाख के, तो सबके हिस्से में अलग अलग 1 लाख 40% है डेप्रिसिएशन, और 60 हजार तीनों के हिस्से का 81 हो गया। 9 लाख की व्हीकल है, एक के हिस्से में 3 लाख 60 हजार का डेप्रिसिएशन, सबके हिस्से की 240 टोटल मिलाकर इन सबको टोटल किया 71,40,000, है ना। अब इनका हिस्सा कितना, टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी इनकी विदाउट डेप्रिसिएशन, जो हम शुरू में देख रहे थे, 90 लाख थी, कितनी थी, 84 लाख, 84 लाख इन्होंने लगाए थे, है ना। इनके खर्चे हो चुके, इनके जो टोटल खर्चे हो गए हैं वो 4,20,000 प्लस 2 लाख इंटू 3, 18,60,000 रुपए के
18,60,000 के हुए, कितने के हुए? ये तुमने 1 मिनट रुको, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग, 60 लाख रुपए की हमारी पाइपलाइन, 3 लाख रुपए की कंप्यूटर, 9 लाख, 84 लाख रुपीस, है ना? वो जो खर्चे हुए हैं वो 4,20,000 रुपए के खर्चे हुए हैं डेप्रिसिएशन के, है ना? तो इन्होंने कंसोलिडेटेड में तो ये दिखा दिए पूरे 71,40,000, ठीक है ना? और अलग अलग में इन्होंने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पाइपलाइन के खर्चे भी दिखा दिए। तो इस तरीके से इन्होंने अलग, अब ये असेट में जितना जितना हमारा हिस्सा है वो सारा का सारा लिखा दिया, ठीक है ना? तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के अंदर हमने अपनी एसेट दिखा दी, और खर्चे में हर एक ने अपने खर्चों में भी दिखा दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते, कंसोलिडेटेड में हमने ये दिखा दिया क्या क्या एसेट है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये था हमारा जॉइंटली कंट्रोल एसेट में। तो इतना रखते हैं इस क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका कवर कर लेंगे।